हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम लोग कर रहे थे क्लास 9th को, जिसमें हमने 2 चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर लिए थे। थर्ड चैप्टर का फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया था। हमने 42 क्वेश्चन जो है वो पिछले जो वीडियो है उसमें हम कर चुके थे। तो चलिए नेक्स्ट जो है 43 क्वेश्चन पर चलते हैं। बहुत ज़्यादा ध्यान से आप इस क्वेश्चन को सुनेंगे और इनका आंसर देने की कोशिश भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 43, मुद्रा राक्षस किसका नाटक है? मुद्रा राक्षस किसका नाटक है? द राइट आंसर इज विशाख दत्त। विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस नाटक जो है वो लिखा था, जो कि संस्कृत भाषा में लिखा गया। तो यहाँ विशाख दत्त, थोड़ी सी टाइपिंग में मिस्टेक हुई है तो आप इसे करेक्ट कर लेंगे। विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस नामक नाटक लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में भारत का प्रमुख उद्योग क्या था? प्राचीन काल में भारत का जो प्रमुख उद्योग था वो क्या था? द राइट आंसर इज वस्त्र उद्योग, और जिसमें सूती वस्त्र उद्योग जो है वो सबसे ज्यादा प्रमुख था। नेक्स्ट है, बंगाल किस प्रकार के वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था? बंगाल किस प्रकार के वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था? राइट आंसर इज मलमल के वस्त्र। किसके लिए प्रसिद्ध था? मलमल के वस्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में व्यापारी वर्ग के मुखिया को क्या कहा जाता था? प्राचीन काल में जो व्यापारी वर्ग थे उनके मुखिया को क्या कहा जाता था? तो ये क्वेश्चन जो है वो आपका सीटेट में भी पूछा गया था। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। प्राचीन काल में व्यापारी वर्ग के मुखिया को सार्थक वाहक कहा गया। क्या कहा गया? सार्थक वाहक कहा गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, पश्चिमी देश चीन व नेपाल से भारत में क्या आयात किया जाता था? पश्चिमी देश चीन और नेपाल से भारत में कौन कौन सी चीजें मंगवाई जाती थी? इसका अर्थ यह यहाँ पूछा गया है। तो भारत जो है वह मीठी शराब, अंजीर, रेशम और ऊन, इन चीज़ों को आयात करता था। कहाँ से? पश्चिमी देशों से, चीन और नेपाल से। नेक्स्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 48। आप क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से सुनेंगे और आंसर इनका देने की कोशिश करेंगे। जो क्वेश्चन आप नहीं जानते हैं उनको नोट डाउन भी करेंगे, ठीक है। भारत प्राचीन काल में विदेशों को कौन कौन सी वस्तुएं निर्यात की जाती थी? भारत प्राचीन काल में विदेशों को कौन कौन सी वस्तुएं निर्यात की जाती थी? अब भारत बहुत सारी वस्तुओं का आयात करता था, तो विदेशों को वो अपने देश की बहुत सारी वस्तुएं जो है वो एक्सपोर्ट भी करता था। तो वो वस्तुएं थी नील, औषधि, कपड़े, मसाले व नारियल। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 49, व्यावसायिक संगठनों को क्या कहा जाता था? द राइट आंसर इज, प्राचीन काल में जो व्यावसायिक संगठन थे उन्हें श्रेणी या गण कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, श्रेणियों का क्या कार्य था? श्रेणियों का क्या कार्य था? राइट आंसर इज, जो बैंकिंग संबंधी कार्य थे वो श्रेणियों के कार्य थे। क्वेश्चन नंबर 51, भारवी की रचना है। भारवी की रचना है, कौन सी रचना है भारवी की? किरातार्जुनीयम, ठीक है, जो कि संस्कृत भाषा में है। इससे पहले हमने कौन सी बुक पढ़ी? विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस, वो भी किस में लिखी गई? संस्कृत भाषा में। क्वेश्चन नंबर 52, भाष्य की रचना है। भाष्य की कौन सी रचना है? द राइट आंसर इज स्वप्नवास दत्ता, ये भी संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। भाष्य की रचना का क्या नाम है? स्वप्नवास दत्ता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53, भर्तहरि ने कौन कौन से नाटक लिखे? भर्तहरि ने कौन कौन से नाटक लिखे? द राइट आंसर इज, भर्तहरि के द्वारा जो नाटक लिखे गए उनका नाम है वाक्यदीप, श्रृंगार शतक, नीति शतक। नेक्स्ट पर चलेंगे हम, चित्ती प्रमेय किस प्रमेय को कहा जाता है व इसकी खोज किसने की?
द राइट आंसर इज पाइथागोरस प्रमेय को क्या कहा जाता है? चित्ती प्रमेय भी कहा जाता है, जिसकी खोज जो है वो बौधायन ने की थी। नेक्स्ट पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 55, भारतीय गुरुत्वाकर्षण तथा भौतिकी विज्ञान का उदाहरण के तौर पर किस मंदिर का नाम लिया जाता है? भारतीय गुरुत्वाकर्षण तथा भौतिक विज्ञान का जो एग्जाम्पल है वो किस मंदिर को मानते हैं? तो उस मंदिर का नाम है, कर्नाटक के वेलूर में जो केशव मंदिर है वह भारतीय गुरुत्वाकर्षण और भौतिक विज्ञान का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है प्रस्तर, जिसे पत्थर कहा जाता है। प्रस्तर स्तंभ कहाँ है जो समतल भूमि पर बिना गाड़े खड़ा है? द राइट आंसर इज कर्नाटक के केशव मंदिर जो वेलूर में है। यह पत्थर का बना हुआ है और जो 40 फीट ऊंचा है और 20,000 किलो का है। तो इसकी खास बात क्या है कि यह समतल भूमि पर बिना गाड़े खड़ा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57, अजंता की गुफाओं में किसके चित्र बने हैं? अजंता की गुफाओं में किसके चित्र बने हैं? द राइट आंसर इज महलों, पशु पक्षियों व बुद्ध के जीवन से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 58, मरणासन राजकुमारी का चित्र कहाँ है? मरणासन राजकुमारी का चित्र कहाँ है? द राइट आंसर इज अजंता की गुफा में। अजंता की गुफा में हमें मरणासन राजकुमारी का चित्र भी मिला है। नेक्स्ट है कालिदास के प्रसिद्ध महाकाव्य कौन कौन से हैं? कालिदास के प्रसिद्ध महाकाव्य कौन कौन से हैं? तो महाकाव्य पूछा है कुमार संभव और रघुवंशम। कौन कौन से हैं? कुमार संभव और रघुवंशम, ये महाकाव्य हैं कालिदास के। नेक्स्ट है कि कालिदास के जो प्रसिद्ध खंड काव्य हैं वो कौन कौन से हैं? तो अभी हमने क्या पढ़े थे? अभी हमने पढ़ा था कालिदास के महाकाव्य कुमार संभव और रघुवंशम। यहाँ हमें पूछा है कालिदास के प्रसिद्ध खंड काव्य। द राइट आंसर इज मेघदूतम और ऋतु संहारम। कौन कौन से? मेघदूतम और ऋतु संहारम। नेक्स्ट है कालिदास के प्रमुख नाटक कौन कौन से हैं? कालिदास के प्रमुख नाटक कौन कौन से हैं? द राइट आंसर इज विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्र व अभिज्ञान शकुंतलम। ठीक है। नेक्स्ट है लीलावती तथा सिद्धांत शिरोमणि ग्रंथ के रचयिता कौन थे? लीलावती और सिद्धांत शिरोमणि ग्रंथ के रचयिता कौन थे? द राइट आंसर इज भास्कराचार्य। कौन थे? भास्कराचार्य। क्वेश्चन नंबर 63 करते हैं। आयुर्वेद के जनक किसे माना जाता है? आयुर्वेद के जनक किसे माना जाता है? द राइट आंसर इज धन्वंतरि को। नेक्स्ट है विश्व का प्रथम शल्य चिकित्सक कौन था? विश्व का प्रथम शल्य चिकित्सक कौन था? द राइट आंसर इज सुश्रुत। सुश्रुत जो थे वो विश्व के फर्स्ट शल्य चिकित्सक थे। नेक्स्ट है आर्यभट्ट कौन थे? आर्यभट्ट कौन थे? द राइट आंसर इज ज्योतिष व गणितज्ञ। आर्यभट्ट थे वो कौन थे? ज्योतिष थे और गणितज्ञ थे। नेक्स्ट है धनात्मक संख्या को शून्य से भाग देने पर भागफल अनंत आता है। यह ज्ञान किसने दिया? अगर पॉजिटिव नंबर है उसको हम शून्य से भाग दे रहे हैं तो जो भी आंसर आएगा वो अनंत में आएगा। तो ये ज्ञान किसने दिया था? भास्कराचार्य ने। किसने दिया था? भास्कराचार्य ने। नेक्स्ट है प्राचीन भारत की प्रमुख भाषाएं कौन सी थी? कौन कौन सी भाषाएं थी? हमने पिछले वीडियोस में ये सब चीजें देखी भी हैं। द राइट आंसर इज संस्कृत, पाली व प्राकृत। तो अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाषाओं का क्रम बताइए, सबसे पहले जो है वो वैदिक संस्कृत आती है, उसके बाद संस्कृत, फिर पाली भाषा, जब बौद्ध के समय पाली भाषा, फिर जैनों के समय में प्राकृत या जिसे कहा जाता है अर्धमागधी भाषा,
उसके बाद जब तुर्कों का आक्रमण होता है तो दिल्ली सल्तनत में तुर्क जो हैं वो आकर बस जाते हैं। वहाँ उस समय भाषा जो है वो अरबी हो जाती है। उसके बाद मुगल काल आता है तो फारसी हो जाती है। तो ये हमारा आज चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था। अब हमारा 9th क्लास का जो 3rd चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे लगे होंगे। इन क्वेश्चन को बनाने में बहुत टाइम लगता है, तो स्टूडेंट्स का कहना है कि मैम जल्दी जल्दी इनको करवाइए। तो देखिए इसमें टाइम लगता है, मुझे इसमें मेहनत करनी पड़ती है, तो आपका ये दायित्व बनता है कि आप वीडियो को 1-2 बार देखिए, जिससे कि आपको ये रिवीजन हो जाए आपकी और आपको ये याद भी हो जाए। ठीक है, वीडियो डालने का केवल एक ही मकसद होता है, आपको लर्न करवाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 4 के साथ। थैंक यू।